हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा एक सीरीज चल रहा है हरियाणा जीके का वन टॉपिक वन वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप लोग सभी जान पा रहे होंगे, हमने टोटल इससे पहले 3 क्लास हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा सेशन होगा 4th नंबर का सेशन होगा। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, आज हमारा सेशन होगा वैदिक सभ्यता और महाभारत, यानी हरियाणा के अंदर जो वैदिक सभ्यता थी, आर्यन सभ्यता थी, उस समय का जो क्वेश्चन हमारे इन प्रेजेंट टाइम में कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना। जो स्टूडेंट हमारे साथ फिलहाल लाइव आ चुके हैं, हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना दबाकर, है ना। और जो फर्स्ट टाइम हमारे पास आ जाए, आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारी लास्ट की वीडियो देखना। इससे पहले हम इतिहास की भी एक तरह से सेशन ले चुके हैं, काफ़ी 22 क्लास हमारी हो चुकी है ना। तो सभी के बारे में 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे। आज का जो सेशन एक तरह से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, है ना, कि एक तरह से अब की बार सीटी पास, यानी कि नो बकवास सीधी बात, अब की बार सीटी पास। ठीक है, नो बकवास सीधी बात, अब की बार सीटी पास। जी हाँ, बिल्कुल अब की बार सीटी पास आपका होगा, है ना। और आप लोग एक तरह से चीजों को समझने की कोशिश करना। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे समझोगे। तो एक तरह से बात करते हैं आज के सेशन पर। जैसे कि आप लोग समझ पाओगे, हमारा जो एक तरह से आज का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। क्वेश्चन देखो, ओनली ध्यान रखना, हम क्वेश्चन एक माध्यम बनाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एक तरह से माध्यम बनाया जाएगा, है ना। और जो भी चीजें होगी, इससे संबंधित जितने भी हमारे क्वेश्चन एक तरह से एग्जाम में बन चुकी है ना, क्वेश्चन को माध्यम बनाकर सारे के सारे एक तरह से पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे और आप लोग भी समझने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महाभारत मूलतः निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, CPLO के पेपर में आ चुका है, यानी कि एक तरह से जो पंचायत लोकल ऑफिसर का पेपर हुआ था हरियाणा के अंदर सन 2024 में, उसके एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को माध्यम बनाकर हम आपके साथ जो चर्चा करें ना, जो एक्स्ट्रा बातें आपके साथ शेयर करें, उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। और अपने नोट्स भी आप लोग बना सकते हो, है ना। और अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर आप लोग खड़े कर सकते हो। ऑप्शन आपके सामने है, धर्म भारत, पांचाली कथा, जय संहिता, ये जय भारत। ठीक है, ये एक तरह से आपके सामने ऑप्शन है। इसका सही आंसर जो होगा ना, देखो महाभारत मूलतः है। मूलतः का मतलब बोला यहां पर, यानी कि एक तरह से प्रारंभ में एक तरह से महाभारत का नाम क्या हुआ करता था। जब महाभारत वेद व्यास के द्वारा रचना की जा रही थी, तो उस समय इसका नाम क्या था। 8800 जब श्लोक लिखे जा चुके थे ना महाभारत के, तो उस समय इस महाभारत का नाम हुआ करता था क्या, जय संहिता। ठीक है, तो प्राचीन काल में, या एक तरह से मूलतः यानी शुरुआत में, प्रारंभ में, है ना। मूलतः का मतलब यहां पर है प्रारंभ में। तो प्रारंभ के अंदर एक तरह से महाभारत की अगर बात करें, प्रारंभ में महाभारत का अगर हम नाम बात करें ना, तो क्या हुआ करता था साहब, जय संहिता हुआ करता था। ये तो चीजें आप लोग समझ जाओगे, जय संहिता। ठीक है, अब इससे संबंधित जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक तरह चर्चा करना चाहेंगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना, है ना। और आप लोग इनको समझने की कोशिश करना। जैसे कि हम बात कर रहे हैं महाभारत। ठीक है, महाभारत ये एक तरह से पॉइंट है ना। एक तो आप लोग सभी जानते होंगे, जो ये महाभारत है ना, इन प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, ठीक है, या आपने सुना भी होगा, महाभारत दुनिया का सबसे एक तरह से प्राचीन महाकाव्य। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर कोई है तो महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है ना, वो है महाभारत। और इसी महाभारत को है ना, एक निक नेम से और जाना जाता है। एक तो इसको कहा जाता है पांचवा वेद। ठीक है, एक तो महाभारत को कहा जाता है पांचवा वेद। टोटल वेद आपने 4 सुने होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, सुने होंगे। लेकिन इस महाभारत को पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है। और एक इसका निकनेम और है, और एक इसका निकनेम है पांचाली कथा। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा समझना, ये भी आपके HSC एग्जाम में बन चुका है, पांचाली कथा। देखो ध्यान रखना, पांचाली कथा है ना, इस महाभारत का उपनाम है। ठीक है, पांचाली कथा जो है ना, इस महाभारत का उपनाम है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन को माध्यम बनाकर हमने क्या पूछा है कि इसका एक तरह से पुराना नाम क्या है, मूलतः नाम क्या है, प्रारंभ इसका नाम क्या था, तो वो हो जाएगा जय संहिता। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ पा रहे होगे, है ना। और उम्मीद करें आप लोग समझ रहे होगे, कुछ बेसिक चीजें, ज्यादा इतना हार्ड पॉइंट है भी नहीं। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करें इनके लेखक की, राइटर की बात करें, ठीक है, तो राइटर की बात करें तो कौन हो जाएगा, तो राइटर हो जाएगा भाई साहब महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास इस महाभारत के एक तरह से राइटर है। लेकिन ध्यान रखना, वेद व्यास जो है ना, आपके एग्जाम में तो किसी नहीं बनेगा राइटर कौन है, यानी लेखन कार्य किसने किया, तो वेद व्यास ने किया था। लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान रखना, है ना, वेद व्यास के कहने पर इस पर लिखने का जो कार्य है ना, वो श्री गणेश के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस बात को समझना, है ना, वेद व्यास के कहने पर। ठीक है, यानी कि वेद व्यास के कहने पर इसका जो लेखन कार्य है ना, वो श्री गणेश जी के द्वारा किया गया था। वेद व्यास के कहने पर, ठीक है, वेद व्यास के कहने पर श्री गणेश जी के द्वारा। ठीक है, श्री गणेश जी के द्वारा, इनका श्री गणेश क्या कहते हैं ना, कई बार भाई श्री गणेश कर दो, है ना। तो श्री गणेश जी के द्वारा एक तरह से लेखन कार्य किया था। वेद व्यास के कहने पर श्री गणेश जी ने लेखन कार्य किया था। तो आपके एग्जाम में तो किसी ने मन के आता है कि राइटर कौन है। ठीक है, तो ये सारी चीज हो जाएगा। तो लेखन कार्य, लेखक, है ना, तो लेखन कार्य किसने किया था वेद व्यास के कहने पर, इस बात को उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, लेखन
कार्य, ठीक है। तो वेद व्यास के कहने पर जो लेखन कार्य है ना वो गणेश जी के द्वारा किया गया था। वैसे सीधे सीधा आपसे पूछते हैं तो वेद व्यास इसके राइटर है, इस बात को आप लोग उम्मीद कर रहे अच्छे से समझ जाओगे। मूल नाम की अगर हम बात करें तो मूल नाम इसका जय संहिता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जय संहिता नहीं है, इसको और भी अन्य नामों से जाना जाता है। एक तो जय संहिता है, एक इसको और कहा जाता है ना सत सहस्त्री, एक तरह से आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इसी महाभारत को एक अन्य नाम से और जानते हैं, थोड़ा सा यहां पर हम बात कर लेते हैं। इसका एक उपनाम और है ना सत सहस्त्री, ठीक है, सत्य सहस्त्री, ठीक है। सत्य सहस्त्री महाभारत को इस नाम से भी एक तरह से जाना जाता है। एक महाभारत का जो उपनाम है ना, ये प्राचीन नाम है ना, ये प्राचीन नाम ही बात करेंगे, उपनाम की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्राचीन जो नाम है ना महाभारत के, एक तो जय संहिता है और सत्य सहस्त्री के नाम से भी महाभारत को जाना जाता है। ये कुछ सिंपल एक तरह से पॉइंट है और उम्मीद कर रहे हैं इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। जो ये महाभारत है ना, इसका प्रारंभिक उल्लेख हमें कहां पर मिला था, है ना, इसका प्रारंभिक उल्लेख कहां पर मिला था महाभारत का, एक पॉइंट अगर ये बात करें, ठीक है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख, ठीक है, ये सारे पॉइंट सुनने की कोशिश करना, बेसिक क्वेश्चन को माध्यम बना के थोड़ा सा डिटेल हम देने की कोशिश करें, उन पर ज्यादा गौर करना। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख, ठीक है, महाभारत का जो प्रारंभिक उल्लेख है ना वो हमें कहां से मिला था, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख, ठीक है। तो महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख है ना एक ग्रंथ से मिला था और उस ग्रंथ का नाम क्या था वो एक तरह से हमें बात करना है। तो एक आश्वलायन गृह सूत्र हुआ करता था, आश्वलायन, ठीक है। तो आश्वलायन एक तरह से ग्रंथ है, यहां पर इसमें सबसे पहले महाभारत का हमें उल्लेख मिला था। आश्वलायन एक तरह से गृह सूत्र, ठीक है। मेरे हिसाब से आपने सुना भी होगा कि महाभारत का एक तरह से उल्लेख कहां से मिला है सबसे पहले हमें, तो आश्वलायन गृह सूत्र में है ना सबसे पहले महाभारत का हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। और महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, पांचवा वेद के नाम से इनको जाना जाता है। पांचाली कथा एक तरह से इनको उपनाम है ना, पांचाली यानी द्रौपदी को पांचाली के नाम से जानते हैं ना। और एक तरह से महाभारत में क्या है ये चीज जो आपने सुना भी होगा और मेरे हिसाब से पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस बात को समझ जाओगे, है ना। श्री गणेश किसने किया था महाभारत का, तो श्री गणेश वेद व्यास के कहने पर महाभारत का लेखन कार्य है ना वो श्री गणेश के द्वारा किया गया था। और एक बात और सुनते हैं, पौराणिक कथा के अनुसार यह भी माना जाता है कि जो अपने श्री गणेश जी महाराज थे ना, तो श्री गणेश जी का जो एक दांत है ना वो परशुराम के द्वारा तोड़ा गया था। परशुराम जो कि एक तरह से एक अवतार थे, आपने सुना होगा, है ना, विष्णु भगवान के परशुराम जी, ठीक है। तो गणेश जी का एक दांत है ना परशुराम के द्वारा तोड़ा गया था, आपने मेरे हिसाब से इसके बारे में सुना होगा। ये पौराणिक कथा के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, है ना, क्योंकि उस समय की जो है कुछ पौराणिक कथा ही है ना। अब ये हुआ था या नहीं हुआ था वो तो सारा का सारा आप लोग एक तरह से महसूस करते होंगे, ठीक है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक शब्द जुड़ जाता है ना, पौराणिक कथा के अनुसार ये सारी चीजें, है ना। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, फिक्स है भाई, हुआ था, ये आंदोलन किए थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, है ना, बिल्कुल प्रमाणित, फिक्स है ना। तो पौराणिक कथा एक शब्द जुड़ जाता है, कई लोग मानते कि हुआ था, कई बोलते कि नहीं हुआ था, तो ये सारी एक तरह से डिस्कस चलती रहती है, वो अलग पॉइंट है ना। हमें अपने एग्जाम के उद्देश्य से सारी चीजें कवर करनी है और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से कवर कर पाओगे। तो कुछ सिंपल बातें हैं। महाभारत का मूलतः निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, तो जय संहिता के नाम से जाना जाता था, है ना। शुरुआत में जब इसमें 8800 श्लोक थे तो इसको जय संहिता बोलते थे। श्लोकों की संख्या 24,000 के प्लस हुई तो इसका नाम एक तरह से भारत हो गया, और लगभग श्लोक की संख्या 1 लाख पार हुई तो इसका नाम महाभारत हो गया। तो महाभारत का मूल नाम जय संहिता, उपनाम पांचाली कथा और सत सहस्त्री के नाम से भी महाभारत को प्राचीन काल में जाना जाता था। पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें। अब इसी से संबंधित, इसी टॉपिक को एक तरह से, इसी टाइटल से इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन हमारे बनते हैं अपने एग्जाम से संबंधित भी, एचएससी एग्जाम से संबंधित भी, वो सारी चर्चा हम आपके साथ करेंगे, है ना। आप लोग हमारे साथ जो भी एक तरह से फिलहाल लाइव हो, आप लोग हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। और एक तरह से इस चीज से या इस सेशन से अपनी नॉलेज को गेन करने की भी कोशिश करना, ठीक है। और उम्मीद कर रहे आप लोग ये सारी चीजें करोगे, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी CPLO एग्जाम आया था, है ना, यानी कि पंचायत लोकल ऑफिसर एग्जाम 2024 का जो अभी कुछ समय पहले हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किंवदंतियों के अनुसार वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था। ऑप्शन है बड़खल झील, ज्योतिषर, मनसा मंदिर या रामेश्वर मंदिर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये आपने एक तरह से अपने माइंड में सोचा होगा और उम्मीद कर रहे हैं आपने एक तरह से आंसर सोचा होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा ना वो आपने एक तरह से कवर करना है, यानी इसका सही आंसर एक तरह से क्या आएगा, ठीक है।
अब देखो ये यहाँ पर एक शब्द आया यहाँ पर भगवत गीता, है ना, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग सब इनके बारे में जानते होंगे। तो हम आज भगवत गीता के बारे में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे बनते हैं ना, उन सब पर चर्चा करेंगे, है ना, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा माध्यम बनाते हुए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आंसर की बात करें ना, तो कहां पर आएगा, तो यहां पर आएगा ज्योतिषर, ठीक है, ज्योतिषर। अगर याद ना हो पाए ना तो देखो सिंपल से याद कर सकते हो, है ना। कृष्ण जी ने एक तरह से उपदेश दिया था अर्जुन को, कृष्ण जी ने एक तरह से उपदेश दिया, है ना, और अर्जुन के एक तरह से मन में एक ज्योति जलाई, ज्ञान की ज्योति जलाई, और ज्ञान की ज्योति कहां पर जलाई, ज्योतिषर नामक स्थान पर जलाई थी, है ना। यानी कि कृष्ण जी ने एक तरह से ज्ञान दिया, उपदेश दिया, और लोगों में एक तरह से ज्ञान की ज्योति जली, ठीक है, तो ज्योतिषर नामक स्थान पर। ये तो होगी सिंपल सी बात, ठीक है। अब ये चीज क्या है, ठीक है, अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, यानी क्या, भगवद गीता के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है क्या, है ना, इनके पॉइंट है भगवद, ठीक है, गीता, इनके बारे में, है ना। काफी क्वेश्चन बनते हैं और वैसे भी पर्सनल लाइफ में भी आपको इन चीजों के बारे में याद होना चाहिए, और उम्मीद करें आप लोग इनको याद एक तरह से करते होंगे और करोगे भी, ठीक है। तो भगवद गीता अब है क्या, ये सिंपल सी बात पूछे है क्या, तो भाई साहब ये जो है ना, ये एक तरह से 45 मिनट का, ठीक है, 45 मिनट का, यानी ये बुक क्या है, 45 मिनट का कृष्ण जी यानी श्री कृष्ण जी, ठीक है, कृष्ण और भाई साहब अर्जुन, ठीक है, श्री कृष्ण जी और अर्जुन है ना, इन दोनों का वार्तालाप है, कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप है। कितने मिनट का वार्तालाप है ये, 45 मिनट का, ठीक है। ये अगर ऐसे क्वेश्चन बनके तुम्हारे बने तो 45 मिनट का इन दोनों का, कृष्ण जी का और अर्जुन जी का, इन दोनों का एक तरह से 45 मिनट का वार्तालाप है भगवत गीता के अंदर। ये सारी मैं बातें कर रहा हूं। अब जो ये भगवत गीता है ना, अब आपने सुना होगा जो महाभारत है ना, महाभारत में टोटल कितने पर्व है, महाभारत में टोटल पर्व है 18, ठीक है, ये आपने सुना होगा। तो जो भगवत गीता है ना, जो भगवत गीता है, जो कृष्ण जी का एक तरह से ज्ञान का संदेश है, वो टोटल महाभारत के 18 पर्व में से कौन से पर्व में इस गीता का उपदेश कृष्ण जी ने दिया था, और ये कौन से पर्व में वर्तमान में एक तरह से लिखित है। एक पॉइंट एक तरह से मैं ये बात कर रहा हूं। तो महाभारत का एक छठा पर्व है, ठीक है, इस बात को थोड़ा समझना, महाभारत का छठा पर्व है, छठा, ठीक है। और छठा जो पर्व है ना, इस छठा पर्व को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं, भीष्म पर्व, ठीक है। तो देखो टोटल है ना, महाभारत में टोटल 18 पर्व है, और इनके बारे में बात भी करेंगे, ठीक है। तो जो छठा पर्व है ना, उस छठा पर्व के अंदर है ना गीता का उपदेश है। ये सारी मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है। और इसके अंदर है ना सबसे मेन चीज इसके अंदर क्या एक तरह से नोटिस की गई है, सबसे मेन इसमें कर्म की प्रधानता एक तरह से दी गई है, ठीक है। कर्म सुनोगे ना, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये सारी बातें आपने, प्रधानता, कर्म की एक तरह से प्रधानता इसमें दी गई है भगवत गीता के अंदर। ये कुछ बेसिक चीजें है ना, आप इनको समझने की कोशिश करना, और एग्जाम में रिपीट बन के इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे CPLO में पूछ लिया गया उपदेश कहां पर दिया, कल ने आपसे पूछ लिया एक तरह से कौन से पर्व में भगवत गीता का एक तरह से वर्णन है ना, भीष्म पर्व में है, नंबर कौन सा है, छठा पर्व। टोटल महाभारत के 18 पर्व है, उन 18 पर्व में छठे पर्व में भगवत गीता के एक तरह से है, और इसमें कर्म की प्रधानता के एक तरह से वर्णन है, मेन ये सारी चीजें, ठीक है। और इसी भगवत गीता के अंदर ना अवतारवाद का उल्लेख, ठीक है, अवतारवाद, ठीक है, अवतारवाद का उल्लेख एक तरह से किस ग्रंथ में है, अवतारवाद का उल्लेख भी एक तरह से भगवत गीता में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, इस भगवत गीता के राइटर भी अगर आपसे पूछे ना, है ना, इसके भी राइटर आपसे पूछे तो वेद व्यास है, ये भी एक तरह से आप लोग समझना। और इस भगवत गीता का अलग अलग एक तरह से भाषा में बाद में अनुवाद भी हुआ था, ठीक है। तो राइटर तो आप लोग मेरे हिसाब से बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, वेद व्यास जी, है ना, जैसे महाभारत का वेद व्यास आप लोग पढ़ लेते होगे। लेकिन एक बात यहां पर और समझना, एक बात यहां पर क्या समझोगे, जैसे कि मैं एक्स्ट्रा करके आपको बताऊं, है ना, ये चीज आप लोग समझना यहां पर, जैसे कि जो भगवत गीता है, ठीक है, जो भगवत गीता है ना, और जो संदेश दिया गया था इस समय कृष्ण जी के द्वारा, ठीक है, तो जो एक तरह से श्रोता थे, श्रोता बोले तो सुनने वाले, ठीक है, तो श्रोतागण एक तरह से लाइव कौन थे, कौन कौन श्रोता थे, तो एक तो आप लोग जानते होंगे, यहां पर क्या जानते होंगे, कृष्ण जी ने एक तरह से बोला था, किसको, ठीक है, अर्जुन जी को, ठीक है। तो कृष्ण ने एक तरह से उपदेश दिए थे, और कृष्ण और अर्जुन का ही तो वार्तालाप इसके अंदर, और क्या इसके अंदर, ठीक है। तो कृष्ण और अर्जुन जी का एक तरह से इसमें वार्तालाप है। तो अर्जुन जी तो कृष्ण की बातें एक तरह से इस समय सुन रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें अन्य श्रोता कौन थे, और कृष्ण कि जो ये बातें थी भगवत गीता की, वो अर्जुन तो एक तरह से सुन रहे थे, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन श्रोता थे, तो और एक तरह से और भी बंदे थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा हमें और समझना है। तो एक तो इस समय थे संजय, ठीक है, संजय आप लोग जानते हो कि संजय जो कि धृतराष्ट्र को पल पल की एक तरह से लाइव एक तरह से न्यूज बता रहे थे कि समय अब ऐसा युद्ध हो रहा है, अब ऐसा हो रहा है, युद्ध में अब ऐसे हो रहा है, ये सारी बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। दूसरा इसमें हनुमान जी भी एक तरह से, हनुमान जी, ठीक है, तो हनुमान जी भी इस समय, हनुमान जी तो उस समय रथ के ऊपर, है ना, झंडे के
पास देखो तो महाभारत के युद्ध में झंडे के पास बैठे हुए थे, है ना। तो हनुमान जी एक तरह से संजय, ठीक है, ये 3 चीज मैं बता रहा हूं। और दूसरा, इसी समय श्रोता के रूप में लाइव एक तरह से कृष्ण जी के उपदेश को अर्जुन तो सुन ही रहे हैं, लेकिन अर्जुन के अलावा एक तरह से उस समय कौन थे जो इन संदेश को उसी समय एक तरह से सुनने लग रहे थे। और एक इसमें हो जाएगा बर्बरीक, और बर्बरीक को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, बर्बरीक, ठीक है, बर्बरीक जी, ठीक है। और जो बर्बरीक जी है ना, ये कौन हुआ करते थे साहब, ये एक तरह से घटोत्कच है ना, घटोत्कच ये गुप्त वंश का एक तरह से राजा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये घटोत्कच भीम का बेटा है ना। और भीम का पुत्र जो घटोत्कच है ना, तो घटोत्कच के एक तरह से पुत्र हुआ करते थे बर्बरीक। और इन्हीं को एक तरह से आप लोग सुन रहे हो श्याम बाबा जी, ठीक है। तो श्याम जो एक तरह से बाबा जी है कौन हो जाएंगे, श्री श्याम, ठीक है। तो ये तो चीजें आपने धार्मिक चीजों में अच्छे से कवर की होगी, है ना, श्री श्याम, ठीक है। तो ये बर्बरीक है, हनुमान जी, संजय जी, है ना, ये लोग है ना भगवत गीता में कृष्ण जी का जो उपदेश एक तरह दिया जा रहा था, तो अर्जुन तो एक तरह से सुन ही रहे थे, साथ साथ एक तरह से कौन सुन रहे थे, इन्हीं सभी चीजों को। तो संजय, हनुमान, बर्बरीक, ये मेरे हिसाब से आप इन चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कृष्ण जी और अर्जुन जी का एक तरह से वार्तालाप है, 45 मिनट का वार्तालाप है, ये सारी चीजें है, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा और इसके अंदर हम बात करें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, और क्या समझोगे आप लोग। और यहां पर एक बात ये है कि जो ये भगवत गीता है, ठीक है, इसमें टोटल श्लोक कितने हैं, ठीक है। भगवत गीता की बात करें, कॉमन पॉइंट है, श्लोक कितने टोटल, तो भाई साहब इसके अंदर टोटल है ना 700 एक तरह से श्लोक है, 700, ठीक है। एक तो चीज हो जाएंगे, टोटल श्लोक की संख्या पूछे तो 700 है, ठीक है। अगर पूछे इसमें अध्याय कितने हैं, अध्याय, ठीक है, अध्याय है ना, चैप्टर कितने हैं, ठीक है। तो 18 पर्व जैसे महाभारत में ना, तो इसमें भी अध्याय टोटल बात करें तो 18 अध्याय है। श्लोक की संख्या एक तरह से आप लोग समझ लोगे 700 है, और अध्याय टोटल एक तरह से ये है, समझ जाओगे। ये सारी की सारी चीजें है ना। सबसे छोटा अध्याय अगर हम बात करें ना, सबसे छोटा अध्याय भगवत गीता का कौन सा है, सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा अध्याय, ठीक है। तो भगवत गीता का जो सबसे छोटा अध्याय है ना, वो बराबर एक तरह से एक तो 12वां, ठीक है, एक तो 12वां और एक 5वां, जो 12वां और 5वां जो अध्याय है ना, ये भगवत गीता के एक तरह से सबसे छोटा अध्याय है। इस बात को भी थोड़ा सा एक तरह से आप लोग मेरे हिसाब से समझ जाओगे, ये है, ठीक है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करें, है ना, और इनको समझने की कोशिश करना, जो एक तरह से हरियाणा ना, अपना हरियाणा, ठीक है, तो हर साल हरियाणा जो है ना, हर साल हरियाणा है ना, एक गीता जयंती का, गीता महोत्सव या गीता जयंती का एक तरह से आयोजन करता है, ठीक है। और जो गीता महोत्सव है ना, गीता महोत्सव प्रतिवर्ष एक तरह से भारत में होता है। और कहां पर एक तरह से आयोजित होता है गीता महोत्सव, बड़े एक तरह से शान शौकत के माध्यम से कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में जो गीता महोत्सव है ना, ये प्रारंभ होता है, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर, है ना। मार्गशीर्ष एक तरह से अपना हिंदी महीना की अगर बात करें, हिंदी कैलेंडर की बात करें, तो मार्गशीर्ष, ठीक है, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, ठीक है। ये हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग में 2-3 बातें आप लोग याद करना, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, ठीक है, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग है ना, ठीक है। जो महाभारत का युद्ध है ना, वो इस समय शुरू हुआ था, और इसी समय है ना गीता जयंती या गीता महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष हरियाणा के, अपने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होता है। ये सारी चीजें आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से समझ रहे होगे, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ जाओगे। अब देखो, इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें बोली गई है, जैसे कि हम आपसे चर्चा करें इसके बारे में, जैसे कि जो भगवत गीता है ना, इसमें दुनिया भर की एक तरह से ज्ञान की बातें हैं, बट इसमें क्या है कि जो अपना एक तरह से पूरी दुनिया है ना, जैसे वसुदेव कुटुंबकम आपने सुना होगा, उपनिषद से जो लिया गया, महाउपनिषद, ऐसी चीजें फिलोसफी में, ठीक है। तो एक ना जो संसार है ना, संसार एक वृक्ष है, ठीक है। ये एक तरह से जो है ना, ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी यूज कर रहा हूं ना, ये जो बातें आपके सामने सेट कर रहा हूं, ये किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। एक क्वेश्चन हम माध्यम बनाते हैं, उससे संबंधित एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके सामने सेट कर रहे हैं, और किसी न किसी एग्जाम में सारे अपडेट हो चुके हैं, है ना। तो इसलिए इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कोई ज्यादा इतना हार्ड नहीं है, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से इनको समझ पाओगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो संसार एक वृक्ष है, और ये जो वर्णन है ना, ये गीता के कौन से अध्याय में है, ठीक है। यानी कि क्या बात कर रहे हैं, समझना, संसार एक वृक्ष, ठीक है, संसार एक वृक्ष है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इस टाइप का जो संदेश है ना, ये गीता के 15वें अध्याय में है, ठीक है ना। संसार एक वृक्ष है, इसका वर्णन है ना, इस ज्ञान का वर्णन गीता के 15वें अध्याय में है। इस बात को एक तरह से आप लोग समझना। और इसी गीता के अंदर ये कहा गया है कि जो अर्जुन जी है ना, अर्जुन, ठीक है, तो अर्जुन को गीता में है ना भारत के नाम से एक तरह से जाना गया है। अर्जुन को गीता में किस नाम से जाना गया है, भारत, ठीक है। तो भगवत गीता का अकॉर्डिंग एक तरह से भारत किसको माना गया, अर्जुन को एक तरह से गीता के अंदर, है ना, भगवत गीता के अंदर भारत के नाम से एक तरह से संबोधित किया गया। ये पार्थ तो जैसे बोलते हैं, प्रथा एक तरह से कुंती का उपनाम था, है ना, इसलिए कृष्ण जी इनको पार्थ भी बोलते थे, वो तो चीज
चीज़ आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं एक बात और कर रहा हूँ, यहाँ पर अर्जुन को एक तरह से भारत के नाम से गीता के अंदर एक तरह से बोला गया है। इस बात को आप लोग एक तरह से समझ जाओगे और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको भी समझ रहे होंगे, ठीक है जी हाँ। और जो इसका प्रथम श्लोक है ना, ध्यान रखना, गीता का जो एक तरह से फर्स्ट श्लोक है ना, इस बात को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जो गीता के एक तरह से प्रथम श्लोक है ना, प्रथम श्लोक, ठीक है, हम बात करें गीता के अंदर टोटल 700 श्लोक है, लेकिन जो गीता का प्रथम श्लोक है, ठीक है, प्रथम श्लोक है, ये किससे संबंधित है? कई बार ये भी क्वेश्चन पेपर में बन के आता है और आता नहीं, आ चुकी है, ठीक है। तो प्रथम श्लोक जो है ना वो है कुरुक्षेत्र, ठीक है, प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? इस प्रथम श्लोक है ना, सीधा नाम पूछे तो प्रथम श्लोक में श्लोक कौन सा है? कुरुक्षेत्र नाम से, ठीक है। तो इसमें धर्म क्षेत्र की व्याख्या का एक तरह से वर्णन मिलता है, धर्म क्षेत्र की व्याख्या, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि धर्म क्षेत्र की व्याख्या भगवद गीता के प्रथम श्लोक में है, धर्म क्षेत्र की व्याख्या, ठीक है, धर्म क्षेत्र की व्याख्या भगवद गीता के प्रथम श्लोक में है, ठीक है। टोटल श्लोक 700 है, अध्याय 18 और सबसे छोटा अध्याय 12वां और 5वां है। संसार एक वृक्ष, ये 15वें अध्याय में है। और 15वें जो अध्याय है ना वो पुरुषोत्तम योग के नाम से भी जाना जाता है, पुरुषोत्तम योग। तो ये थोड़ा सा और अलग एक्स्ट्रा आपके बन जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें और उम्मीद करें इनको अच्छे से आप लोग कवर कर लोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा छोटा सा यही था कि भाई साहब कृष्ण जी ने भगवद गीता का उपदेश दिया था तो कहां पर? ज्योतिषर, ठीक है, ठीक है। भगवद गीता 45 मिनट का कृष्ण और अर्जुन का एक तरह से वार्तालाप ही है। और भी काफी क्वेश्चन भगवद गीता के बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन को माध्यम बना कर आपके सामने सारी चीजों की डिटेल देंगे आप लोगों को हम, ठीक है। तो वेद व्यास है ना, पर्व वगैरह एक तरह समझ जाओगे। छठा पर्व में, भीष्म पर्व में भगवद गीता का जो एक तरह से छठा पर्व है ना, तो भगवद गीता का एक तरह से जो महाभारत है, महाभारत में टोटल 18 एक तरह से पर्व है। तो छठे पर्व में एक तरह से भगवद गीता का हमें वर्णन मिलता है, इस बात को भी समझना। अवतारवाद का उल्लेख है, कर्म की प्रधानता, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये सारी चीजें, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं इसको समझ जाओगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। महाभारत के अनुसार गांधार देश के राजा शकुनी को किसने मारा था? ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है ना चंडीगढ़ पुलिस के अंदर भी बना था, ठीक है। ये क्वेश्चन अब की बार चंडीगढ़ पुलिस के अंदर भी बना था, जो कुछ समय चंडीगढ़ पुलिस का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था कि महाभारत पौराणिक कथा के अनुसार शकुनी को किसने मारा था। और एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी पौराणिक कथा के क्वेश्चन है, फिलोसफी टाइप के क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी एक तरह से बन के आते हैं। जैसे आपने सुना होगा जब समुद्र मंथन हो रहा था, जो नथनी था ना, नथनी है ना, तो नथनी के रूप में एक तरह से कौन कार्य कर रहा था? वासुकी, सांपों का राजा एक तरह से वासुकी, है ना। जहर जो निकला था, हलाहल जहर, ये सारी चीजें आपने ऑफलाइन क्लासों में सुना भी होगा हमसे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन के आते हैं, ना कि तुम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जीके, स्टैटिक जीके वगैरह सारी चीजें कवर कर जाओ और कुछ इस टाइप के क्वेश्चनों को छोड़ दो और एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक के आ गए, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए और वहां पर एक दो नंबर से आप लोग मार खा जाओ तो पूरी जिंदगी एक तरह से आपको परेशान करेगा। तो इसलिए आप लोग इस टाइप के टॉपिकों को भी एक तरह से गौर करना और आप लोग इनको भी थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम एचएससी एग्जाम के जितने भी एग्जाम में एक तरह से एचएससी होते हैं उससे रिलेटेड एक तरह से इस सेशन को हम लेके आए हैं। बाकी नेशनल जीके में भी वैदिक सभ्यता को हम लोग कवर करते हैं और आपके सामने कवर भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, और उम्मीद कर रहे हैं आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर एक तरह से सोच लिया होगा माइंड में, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर होगा ना वो क्या हो जाएगा भाई? सहदेव, ठीक है। तो सहदेव इसका एक तरह बिल्कुल सही आंसर होगा, सहदेव। अभी सहदेव कौन है ना, इनके बारे में बात करेंगे, है ना। और ये भाई सब शकुनी कौन है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं और इनके जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं आप उनको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो शकुनी, देखो जो शकुनी है ना, ये गांधार, गांधार आप लोग जानते होंगे। गांधार हमारे भारत के अंदर है ना, हमारे भारत के अंदर है ना, प्राचीन काल में बुद्ध के एक तरह से जीवन काल से, है ना, बुद्ध के जीवन काल से पहले टोटल 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। और जो टोटल 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है ना, वो एक तरह से हमें कुछ ग्रंथों से पता लगा कि प्राचीन काल में टोटल 16 महाजनपद एक तरह से भारत में राज करते थे। जैसे कि एक भागवती सूत्र आपने सुना होगा, है ना, जैन धर्म का ग्रंथ है ना। और अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो इन दो ग्रंथों से हमें पता लगा है कि प्राचीन काल में टोटल 16 महाजनपद एक तरह से भारत में एक्टिव थे। जैसे कि सबसे ब्रांड महाजनपद आपने सुना होगा मगध, ठीक है, जिसमें आपने राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक है, बिंदुसार वगैरह दुनिया भर के राजा हिंदुस्तान में आए। मगध का पहला वंश आपने हर्यक वंश सुना होगा जिसके राजा बिंबिसार थे। तो इस तरीके से टोटल 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। उन 16 महाजनपद में है ना एक गांधार साम्राज्य हुआ करता था। और जो गांधार है ना, गांधार, इसकी कैपिटल हुआ करती थी तक्षशिला, जो कि विश्व का और दुनिया का सबसे प्राचीन एक तरह से यूनिवर्सिटी भी है तक्षशिला, जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है, यूनेस्को सूची में भी शामिल है 1980 में तक्षशिला, ठीक है। तो जो 16 महाजनपद थे ना उसमें गांधार हुआ करता था, गांधार, ठीक है। तो गांधार का एक तरह से राजा था,
गांधार का राजा, ठीक है। सुनो ना, गांधेरी, कई बार महाभारत सुनते हो आप या पढ़ते होगे, गांधेरी है ना, जो आंखों पर पट्टी बांधी रहती है, धृतराष्ट्र की पत्नी, ठीक है। तो गांधेरी वो गांधार की थी, इसी कारण तो उनको गांधेरी के नाम से एक तरह से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग मेरे हिसाब से समझ पा रहे होगे। तो यहां पर मैं ये बात कर रहा हूं कि गांधार का राजा था, और कई बार है ना एग्जाम में ना जो गांधार है ना, गांधार उसकी भी एक तरह से कैपिटल पूछ लेते हैं। तो तक्षशिला इसकी राजधानी थी, इस बात को भी मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो गांधार का राजा था, यानी कि कौन है ये आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, शकुनी, ठीक है। और ये जो है ना शकुनी, गांधार का तो राजा था। गांधार की कैपिटल क्या बता रहा हूं मैं आपको बार बार, ठीक है, तक्षशिला, ठीक है। इसकी राजधानी की अगर बात करें, गांधार की राजधानी की बात करें तो तक्षशिला है, जो कि नेशनल जीके में भी कई बार एग्जाम में बन के आ जाती है। दक्षिण भारत का एकमात्र अगर हम जनपद की बात करें तो अस्मक हुआ करता था, अस्मक, जिसकी राजधानी पोर्टली हुआ करती थी। और जो अपना हरियाणा ना, हरियाणा वो कुरु एक तरह से जनपद के अंदर शामिल होता था, कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कुरु, अपना हरियाणा जो ना, हरियाणा ये कुरु महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। टोटल 16 महाजनपद में एक कुरु हुआ करता था। तो अपना हरियाणा जिस समय आज हम उपस्थित है, ये कुरु महाजनपद का हिस्सा था, जिसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी। तो ऐसे टोटल 16 महाजनपद थे, जो कि नेशनल जीके के अकॉर्डिंग आपको इनके बारे में क्वेश्चन कवर भी करेंगे। तो शकुनी, और दूसरे ही पता कौन है, ये साहब एक तरह से कौरवों का मामा था, ठीक है, कौरवों का मामा, ठीक है, कौरवों का मामा। ये वही है भाई साहब, तुमने देखोगे एक तरह से है ना, थोड़ा लंगड़ा के चलता था, है ना, ये कर देंगे और वो कर देंगे और ये कर देंगे, इधर उधर पॉलिटिक्स खेलने में रहता था हमेशा। तो कौरवों का मामा था, ठीक है। यानी कि गांधेरी जो थी ना, गांधेरी उसका एक तरह से भाई था, दुर्योधन का एक तरह से मामा है ना। तो कौरवों का मामा भी एक तरह से उसको बोलते हैं। और ये भाई साहब पास से खेलने का बड़ा शौकीन था, ठीक है। ये एक तरह से जुआबाज था वैसे तो, ठीक है, पासे का शौकीन, ठीक है। ये पासे का एक तरह से भयंकर शौकीन था, ठीक है। और इसने जो एक तरह से पासे बनाए थे ना, वो साहब इसने जो पासे बनाए थे ना, ये एक तरह से अलग ही टाइप का इंसान था। इसका जो पिता था ना, पिता, इसके पिता का जब डेथ हुआ तो अपने पिता की हड्डियों का एक तरह से, है ना, जो इसके पिता का डेथ हुआ ना, तो इसके जो पिता की एक तरह से हड्डियां थी ना, उस हड्डियों से भाई साहब इसने अपनी गोटियां बनाई थी, वो खेलने वाली, जैसे कि आप लूडो टाइप में खेलते हो ना गोटी, ठीक है। तो अपने पिता की हड्डी से एक तरह से इस इंसान ने ना पासे बना डाले थे। कौरव का मामा, गांधार के एक तरह से राजा, ये सारी चीजें हैं, है ना। अब मैं यहां पर एक बात कर रहा था कि क्वेश्चन तो ये था कि किसने इसको मारा था। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जो महाभारत है ना, महाभारत, टोटल जो एक तरह से महाभारत का युद्ध है, आप लोग सभी जानते हो, टोटल जो महाभारत का युद्ध है, ठीक है, वो कितने दिन चला था, ये सारी की सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। टोटली कितने दिन चला था, ये 18 दिन चला था, 18 दिन, ठीक है। और जो ये शकुनी को एक तरह से सुलटाया गया था ना, ठीक है, तो शकुनी को जो एक तरह से मारा गया था, तो इसको 18वें दिन मारा गया था, ठीक है, 18वें दिन, ठीक है, 18वें दिन युद्ध हुआ था किसके मध्य, सहदेव, ठीक है साहब, सहदेव जी के मध्य, सहदेव, ठीक है, वर्सेस शकुनी, ठीक है। और इस शकुनी को इस समय भगा भगा के मारा था सहदेव जी ने। तो शकुनी को किसने मारा, सहदेव ने मारा था। इस बात को आप लोग उम्मीद कर रहे अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। 18वें दिन मरा था, 18वां दिन, और जो 18वां है ना, ये 18वां दिन 18वां पर्व के नाम से भी एक तरह से जाना जाता। महाभारत का टोटल 18 पर्व है, और 18वें पर्व है ना, 18वें दिन की जो वर्णन है 18वें पर्व के अंदर है। ये सारी एक तरह से समझ जाओगे। और इस पर्व का एक नाम और था स्वर्ग रोहण पर्व, ठीक है। इस 18वें पर्व का नाम था स्वर्गारोहण पर्व, ठीक है। टोटल 18 पर्व है, एक था स्वर्गारोहण पर्व, जैसे भीष्म पर्व छठा पर्व था, भगवद गीता का वर्णन है। तो ऐसे ही पर्व का भी क्वेश्चन अभी एक सामने में एडजस्ट करूंगा, आप लोग अच्छे से समझ पाओगे ये क्या चीज होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको समझ जाओगे। लेकिन 2-3 बातें और करते हैं। जो ये है सहदेव जी कौन थे, ठीक है, तो आप लोग जानते होगे पांडु, ठीक है, पांडु तो आप लोग जानते होगे, जिनके एक तरह से 5 पुत्र थे पांडु। और जो पांडु जी है ना, इन पांडु जी की एक तरह से 2 पत्नियां हुआ करती थी। पांडु जी के एक तरह से 2 पत्नी थी। एक तो पांडु जी की कौन पत्नी थी, जिनका नाम था कुंती, ठीक है, कुंती बोल दो, या एक तरह से इनको एक अन्य नाम से और बोलते हैं प्रथा, ठीक है। कुंती को एक नाम से और बोलते हैं प्रथा, कुंती को प्रथा के नाम से जानते हैं। और इसी कारण जो अर्जुन है ना, अर्जुन को एक तरह से पार्थ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनकी माता का नाम प्रथा था और प्रथा से बना पार्थ, ठीक है। अर्जुन जी बोलते हैं ना हे पार्थ, ठीक है। तो ये सारी चीजें सुना होगा। तो कुंती, और एक इनकी पत्नी हुआ करती थी पांडु जी की, जिनका नाम था माद्री, ठीक है, माद्री, ठीक है। ये सारी चीजें। अब जो ये एक तरह से 5 पुत्र थे, ठीक है, तो कुंती से एक तरह से कौन कौन थे, कुंती से तो भाई साहब एक तो युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि पांडवों में सबसे एक तरह से ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र हुआ करता था। एक साहब इसमें हो जाएंगे अर्जुन जी, ठीक है, धनुर्धारी, ठीक है। और एक हो जाएंगे इसमें कौन, भीम, ठीक है। तो ये तो एक तरह से कुंती की कोख से जन्मे थे। और जो माद्री है ना, माद्री की कोख से एक तो नकुल, ठीक है,
नकुल दिग्विजय, आपने सुना होगा नकुल दिग्विजय रोहतक का वर्णन मिलता है, एक ग्रंथ है ना। और एक हो जाएगा सहदेव, ठीक है। तो ये एक तरह से नकुल सहदेव माद्री की कोख से जन्मे थे, और भाई साहब युधिष्ठिर अर्जुन भीम ये एक तरह से कुंती यानी कि प्रथा की कोख से जन्मे थे। तो सहदेव एक तरह से पांडव का हिस्सा है ना, यानी पांडव है ना, तो इसने एक तरह से शकुनी को सुलटाया था। ये चीजें उम्मीद कर रहे आप लोग समझ जाओगे, कोई ज्यादा मेरे हिसाब से इतना हार्ड पॉइंट है नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है कि किसने मारा था, और चंडीगढ़ पुलिस अभी लास्ट पेपर में क्वेश्चन बना भी था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। अब देखो आप इसका आंसर दोगे सीधा, और उम्मीद कर रहे आपने कमेंट मतलब क्या नाम है माइंड में सोच भी लिया होगा कि एक तरह से कहां पर लड़ा गया था जी, हमने तो पता यहां पर लड़ा गया था, ये सारी चीजें, लेकिन एक्चुअल जो एक तरह से जगह है ना वो कहां पर है वो भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे इसके ऊपर। लेकिन अभी सीधा क्वेश्चन जब आपके सामने आता है कि निम्न में से कहां पर एक तरह से युद्ध लड़ा गया था, टीजीटी होम साइंस के पेपर में हरियाणा के अंदर आ चुका है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है ना वो तो साफ हो जाएगा कुरुक्षेत्र। ये तो आपने एक तरह से आंसर आया एग्जाम में, क्वेश्चन आया एग्जाम में, आपने आंसर देना है। लेकिन कुछ अलग एक्स्ट्रा भी बातें हैं, इस बात को भी थोड़ा सा हमने समझना है और आप लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है। कुरुक्षेत्र में एक तरह से लड़ा गया था 18 दिन तक, ठीक है। तो क्या बात करते हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि आप लोग समझने की कोशिश करोगे, है ना। महाभारत का युद्ध ये पूछा गया है, महाभारत का युद्ध। तो पहला तो पॉइंट बनता है साहब कितने दिन, ठीक है। तो ये जो युद्ध है ना ये एक तरह से 18 दिन चला था, 18 दिन चला था। ये तो आप लोग जानते हो 18 पर्व महाभारत के अंदर है, 18 दिन चला था। एक तो सिंपल सी बात है मेरे हिसाब से, इसको सभी जानते होगे, ठीक है। अब जो ये युद्ध भूमि है ना, जो एक तरह से ये युद्ध भूमि है, ठीक है, महाभारत की एक तरह से जो युद्ध भूमि है ना, ये भाई साहब 48 कोस, ठीक है, 48 कोस परिधि की मानी जाती है, ठीक है। अब इस 48 कोस परिधि की एक तरह से रणभूमि थी ये, तो तुम खुद एक तरह से कॉमन सेंस यूज कर सकते हो कि ओनली कुरुक्षेत्र तो होगा नहीं। अब 48 कोस परिधि में एक तरह से लड़ा गया था, तो 48 कोस परिधि में है ना आज हरियाणा के टोटल 22 जो जिले है ना, उन 22 जिलों में है ना 48 कोस परिधि का एक तरह से एरिया आता था। और कौन कौन से जिले हैं, जैसे कि 48 कोस परिधि में आज के टाइम में 22 जिलों में से 5 जिले आते हैं, ठीक है, 22 जिलों में से 5 जिले। तो कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो एक तो जिला आ जाएगा कुरुक्षेत्र। तो कहते हैं ना महाभारत युद्ध कहां पर लड़ा गया, तो हम तो सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, लेकिन ये ध्यान रखना ये कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा गया था, इस बात को भी थोड़ा सा समझना आप लोग, ठीक है। कुरुक्षेत्र हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा साहब कैथल, ठीक है, कैथल। और एक्चुअल जो एक तरह से पॉइंट है ना, हरियाणा के अंदर जो एक तरह से युद्ध लड़ा गया था, एक्चुअल जो इसका स्थान है ना इतिहासकारों के द्वारा वो कैथल ही माना जाता है। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे माना जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बताएंगे, आप लोग इनको समझने की कोशिश करना। कैथल हो गया, एक हो जाएंगे इसके अंदर भाई सब जिंद, 48 कोस परिधि में जिंद भी शामिल होता है, ठीक है, एक इसके अंदर कैथल हो जाएगा, एक करनाल इसके अंदर आ जाता है, ठीक है, और एक पानीपत आ जाता है। तो ये एक तरह से 5 जिले, 48 कोस, करनाल, ठीक है, और पानीपत। और इनके ऐतिहासिक महाभारत के ऐतिहासिक जो क्षेत्र है ना आपको इन जिलों के अंदर एक तरह से मिल भी जाएंगे, कहीं पर ढूंढू तीर्थ मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा, है ना। अंग एक तरह से भूमि है ना, अंग क्षेत्र करनाल, है ना, जो एक कर्ण क्षेत्र है, अंग का राजा कर्ण, है ना, करनाल। तो ये सारी चीजें एक तरह से, तो 48 कोस परिधि यानी कि महाभारत की ओनली कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। पेपर में आते सीधा बन के तो आप आंसर देते हो कुरुक्षेत्र, लेकिन थोड़ा सा प्लस करके याद करो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो 48 कोस परिधि में 18 दिन तक युद्ध चला गया था। तो कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, करनाल और पानीपत यहां पर है। अब यहां पर देखो एक बात मानते हैं, ठीक है, इस युद्ध का जो वास्तविक एक तरह से क्षेत्र है ना, इस युद्ध का जो वास्तविक क्षेत्र है, जो कैथल यहां पर मैं बोल रहा हूं, ये इस युद्ध का, महाभारत युद्ध का वास्तविक क्षेत्र है ना, महाभारत युद्ध का वास्तविक जो क्षेत्र है ना वो कौन सा शहर माना जाता है आज की तारीख में, वो कैथल माना जाता है। इस बात को समझना, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे देश के काफी इतिहासकार इस बात को एक तरह से बोलते हैं। और एक कमलेश शर्मा नाम का इतिहासकार हुआ करता था, मैं आपको बता देता हूं ये किसने बोला था कि वास्तविक क्षेत्र इसका कुरुक्षेत्र नहीं है, इसका वास्तविक क्षेत्र है आज की तारीख में कैथल। तो कमलेश शर्मा नाम के एक तरह से हमारे देश में एक इतिहासकार हुए। तो कमलेश शर्मा के अकॉर्डिंग है ना युद्ध भूमि का वास्तविक क्षेत्र आज की तारीख में वो कैथल है। इस बात को भी एक तरह से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं समझ जाओगे, और ये चीजें आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। युद्ध लड़ा गया था लगभग कब, ये युद्ध लड़ा गया था, अगर इसका समय की बात करें ना, कई ज्यादातर युद्ध की डेट पूछते हैं, तो लगभग 900 ईसा पूर्व के अंदर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, 18 दिन। तो 48 कोस परिधि के अंदर कुरुक्षेत्र है, कैथल है, जिंद है, करनाल है, पानीपत, लेकिन वास्तविक क्षेत्र इसको बार बार कह रहा हूं कमलेश शर्मा इतिहासकार का अकॉर्डिंग आज की तारीख में कैथल माना जाता है, ये समझ जाओगे, ठीक है। दूसरा और बात करते हैं इसके अंदर, और क्या बात करते हैं, जो ये महाभारत युद्ध है ना इसमें 18
अक्षो, सुना ना अक्षोहिणी, आपने सुना होगा अक्षोहिणी सेना थी महाभारत युद्ध में, 18 अक्षोहिणी सेना, ठीक है, महाभारत के युद्ध में 18 अक्षोहिणी सेना शामिल थी। अब इन 18 अक्षोहिणी सेना के अंदर है ना एक तरह से कौन कौन शामिल थे, तो इन 18 के अंदर तो 11 तो अक्षोहिण सेना एक तरह से किसकी थी, है ना, और 11 के बाद बचा एक तरह से 7, तो 11 तो कौरवों की थी और 7 एक तरह से पांडवों की थी। और भी काफी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, तो 11 तो एक तरह से भाई साहब किसकी सेना थी, अक्षोहिणी सेना कौरवों की, ठीक है, और 11 और बची 7 जो अक्षोहिणी सेना है ना वो थी इसमें पांडवों की, ठीक है, यानी कुल मिला के एक तरह से ये बटालियन थोड़ा सा मैं बता दिया, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो और उम्मीद कर रहे आप लोग समझ जाओगे। एक बात आपने और सुना होगा मेरे हिसाब से, जो एक देखो ना, मैंने अभी आपसे बोला था जब कृष्ण जी उपदेश दे रहे थे गीता के, तो उस समय अर्जुन तो सुन रहे थे, अर्जुन जी है ना, उनके साथ साथ हनुमान है, संजय है और बर्बरीक है, ये सारी चीजें। जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था ना, ठीक है, जब महाभारत का युद्ध एक तरह से लड़ा जा रहा था, तो इस समय जो बर्बरीक है ना, बर्बरीक, ठीक है, बर्बरीक, ठीक है, सुना होगा ना बर्बरीक, ठीक है, तो अपने श्याम बाबा जी, ठीक है, तो जो बर्बरीक है ना एक तरह से सिर आधा इनका जो कट गया था ना, सिर एक तरह से जो कट गया था, आपने सुना होगा ये, है ना, सिर जो काटा था, तो इनका जो कटा हुआ जो सिर है ना वो एक तरह से पूरे युद्ध को देख रहा था, और जिस स्थान पर एक तरह से इनका कटा हुआ सिर पूरे युद्ध को निहार रहा था, दृष्टिगोचर कर रहा था ना, उसको एक तरह से स्थान को पता क्या बोलते हैं, उस स्थान को बोला जाता है सिरधरा, ठीक है। और जो सिरधरा नामक जो जगह है ना, आज सिरधरा से ये जगह भाई साहब एक अलग रूप में आ गई, और इन प्रेजेंट टाइम इस सिरधरा से संबंधित एक गांव है हरियाणा के कैथल में जिसका नाम है शेरहथा, ठीक है, शेरहदा। तो शेरहदा जो है ना, ये शेरहदा जो गांव है ना, ये इन प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के कैथल के अंदर पड़ता है, ठीक है। और इसका क्या महाभारत पौराणिक कथा का अकॉर्डिंग क्या इसका इतिहास है कि यहां से बर्बरीक का जो कटा हुआ सिर है ना पूरे महाभारत के युद्ध को निहार रहा था, और उसी स्थान को सिरधरा के नाम से जाना गया, जो आज बिगड़कर नाम शेरहदा हो गया है, कैथल के अंदर पड़ता है। इस चीज को आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से समझ जाओगे, और उम्मीद कर रहे आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब ये महाभारत का युद्ध हुआ था, ठीक है, इसके दौरान है ना कुछ काफी यक्ष तीर्थ का एक तरह से स्थापना हुई थी, ठीक है। महाभारत हरियाणा के अंदर जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो महाभारत का युद्ध जब हरियाणा में हो रहा है, तो कुछ हरियाणा में यक्ष तीर्थ का एक तरह से स्थापना हुई थी। यक्ष तीर्थ कुछ यहाँ पर महाभारत युद्ध के दौरान कुछ यक्ष तीर्थों का एक तरह से स्थापना हुआ। अब कौन कौन से यक्ष तीर्थ स्थापित हुए थे, तो यहाँ पर टोटल है ना 4 यक्ष तीर्थ का एक तरह से स्थापना हुई थी। तो कौन कौन से तीर्थ है और आज वो हरियाणा के कौन से जिले में है, आपके एग्जाम में उस तीर्थ स्थल का नाम मिलेगा क्वेश्चन में, कौन से जिले में, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो कौन कौन से तीर्थ थे, यक्ष तीर्थ कौन कौन से थे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूं। तो एक तीर्थ था अरंतुक तीर्थ, ठीक है, एक तीर्थ है जिसका नाम है अरंतुक, ठीक है, अरंतुक तीर्थ, ठीक है। ये एक तरह से महाभारत काल का एक तीर्थ जो इन प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के अंदर है, अरंतुक तीर्थ। तो कल ने पेपर में तुमसे पूछे कि अरंतुक तीर्थ हरियाणा में कहां पर है, तो एक बहर पिसोल नामक गांव है हरियाणा के अंदर, बहर पिसोल, ठीक है। आप लोग शायद इसको सुने हो तो पहले एचएससी जीके में, बहर पिसोल नामक एक गांव है, इन प्रेजेंट टाइम में कैथल के अंदर पड़ता है। ये महाभारत का एक यक्ष तीर्थ जो है ना अरंतुक, ये भाई साहब कहां पर है, तो उम्मीद कर रहे इसको आप लोग समझ जाओगे, बहर पिसोल कैथल के अंदर। तो ऐसे 4 एक तरह से यक्ष तीर्थ उस समय स्थापित हुए थे। एक है अरंतुक, समझ जाओगे। दूसरा इसमें एक आता है तरंतुक, एक तो अरंतुक और एक है तरंतुक, ठीक है। ये तरंतुक जो तीर्थ स्थल है ना, या आपसे पूछ ले तरंतुक नामक जो तीर्थ स्थल है हरियाणा में कौन से गांव या कौन से जिले में, आ जाते हैं ना ऐसे क्वेश्चन जिले के, है ना, जिलों के तो क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो तरंतुक जो तीर्थ है ना, ये इन प्रेजेंट टाइम में कुरुक्षेत्र के अंदर है। और रतगल नामक एक गांव आपने मेरे हिसाब से सुना हो तो एचएससी जीके में, रतगल, ठीक है। तो रतगल नामक जो गांव है ना, ये इन प्रेजेंट टाइम में कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है साहब, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है ये। और यहां पर है ना एक तरह से कौन सा यक्ष तीर्थ है, तरंतुक। तो एक अरंतुक और एक तरंतुक, ठीक है, अरंतुक कैथल और तरंतुक कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। एक राम हृदय तीर्थ,
राम हृदय यक्ष तीर्थ है, ठीक है, राम हृदय। और ये राम हृदय जो तीर्थ है ना, ये राम के नाम पर एक हरियाणा में गांव भी है, राम हृदय तीर्थ महाभारत का एक यक्ष तीर्थ है। ये इन प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में कहां पर है, राम हृदय तीर्थ है। और राम से संबंधित एक गांव है, राम राय गांव, जिंद के अंदर पड़ता है हरियाणा में, यहां पर है राम राय। तो ये तो नाम से याद हो जाएगा, राम हृदय राम राय गांव, जो कि जिंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो एक तीर्थ है, टोटल 4 यक्ष तीर्थ महाभारत युद्ध के दौरान स्थापित हुए थे। और इसके अलावा अगर हम एक लास्ट बात करें ना, तो जो लास्ट एक तरह से तीर्थ हुआ करता था, वो हुआ करता था पानीपत के अंदर एक मचक्रुक तीर्थ है, मचक्रुक यक्ष तीर्थ। तो थोड़ा सा समझना उसको अभी नाम, है ना, मचक्रुक, ठीक है, मचक्रुक यक्ष तीर्थ, ठीक है। ये जो है ना, ये हरियाणा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है शीख गांव, ठीक है, शीख गांव। थोड़ा सा उच्चारण में अजीब लग सकता है, शीख गांव, है ना। और उस गांव वाले इसको आज की तारीख में क्या बोलते हैं वो थोड़ा सा समझना, ठीक है। तो एक शीख गांव है और ये गांव पड़ता है हरियाणा के पानीपत के अंदर, रिफाइनरी वाला पानीपत, ठीक है। तो यहां पर तो ये 4 यक्ष तीर्थ है ना, महाभारत युद्ध के दौरान स्थापित हुए थे। अब इनका ज्यादातर पेपर हम आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे कि कौन कौन सा कहां पर कब स्थापित हुआ था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन छोटा सा क्या बना था कि लड़ा कहां पर गया था, कुरुक्षेत्र में। अब काफी क्वेश्चन बनते हैं युद्ध के भी, है ना, जो क्वेश्चन को माध्यम बना के आपके सामने सेट भी करेंगे, है ना। स्टेप टू स्टेप थोड़ा सा चीजें लेके चलोगे तो सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो 18 अक्षौहिणी सेना थी, 11 कौरवों की, 7 पांडवों की, है ना, एक लगभग 900 ईसा पूर्व के समथिंग लड़ा गया था। 48 कोस परिधि में 5 जिले हरियाणा के आज शामिल है, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, करनाल, पानीपत। एक्चुअल जो लोकेशन है ना महाभारत युद्ध की, वो ध्यान रखना, वो कैथल है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन के आए, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको कवर कर चुके होंगे, ठीक है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। यह आपने इंडियन नेशनल जीके में सुना होगा, वैदिक सभ्यता में 10 राज युद्ध, है ना। 10 राज, एक साइड में 10 एक तरह से राजाओं का ग्रुप था, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य राजा थे, यानी 5 तो आर्य कैटेगरी के आर्य लोग और 5 अनार्य यानी जो आर्य नहीं थे। एक साइड में 10 एक तरह से जनों का ग्रुप था, 10 राजाओं का ग्रुप था। और एक साइड में एक राजा हुआ करता था, 10 राज युद्ध, है ना। एक तो देखो 10 जने, और एक साइड में एक बंदा और हुआ करता था, नाम था उनका सुदास, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया किस नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, इसका एक तरह से ये पूछा गया। तो आपके सामने ऑप्शन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पुरुषणी है, विपाशा है, व्यास, है ना, सरस्वती, झेलम, ठीक है। ये एक तरह से पूछा गया। तो अब इसके बारे में देखो, क्वेश्चन तो आपके सामने नॉर्मल सी बात है, ये तो आप लोग समझ जाओगे क्या क्या पॉइंट है। पुरुषणी आज नहीं है नाम पुरुषणी का, वैदिक सभ्यता में पुरुषणी नदी एक बहती थी, प्रवाहित होती थी, वर्तमान में इसका नाम है रावी। विपाशा को आज के टाइम में व्यास के नाम से बोलते हैं, व्यास, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सुना होगा, निकलता व्यास कुंड से। सरस्वती का नाम सरस्वती था, झेलम का नाम वितिस्ता था, है ना। तो ऐसे वैदिक सभ्यता की नवीनतम कई एक तरह से नदियां आज भी बह रही है और उनके नाम नवीन हो चुके हैं। कौन कौन सी वैदिक सभ्यता की नदियां है और उनके नाम क्या है, यह एग्जाम आता है। जैसे झेलम वितिस्ता, झेलम का वितिस्ता है, विपाशा का व्यास है, पुरुषनी का रावी है, ठीक है, चेनाब का अस्कनी, पहले आज चेनाब है, पहले अस्कनी हुआ करता था। तो ये सारी चीजें, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना, वो तो साहब क्या आएगा, वो तो आएगा पुरुषणी, ठीक है, रावी। अब इतना याद करके एक तरह साइड में नहीं हो जाना है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझना है कि क्या चीज है, क्या है ये युद्ध, ठीक है। तो बात करते हैं 10 राज युद्ध के बारे में, ठीक है। अब जो ये 10 राज युद्ध है ना, पहला पॉइंट है, ये एक तरह से कब लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया, क्यों लड़ा गया, रिजल्ट क्या निकला, ये सारी चीजें है। तो पहली तो बात है, ये महाभारत से पहले हुआ था। ये जो 10 राज युद्ध है महाभारत से पहले हुआ था, महाभारत का युद्ध बाद में हुआ था और महाभारत से पहले हो गया था ये, ठीक है। और ये एग्जाम में आ चुका यूपीपीसीएस 2013 में, बाकी कई एग्जाम आ चुके हैं, ना कि एक ही एग्जाम में एक माध्यम लिया जाता है बस। महाभारत से पहले लड़ा गया, एक तो पॉइंट ये है। अब साहब किस किस के मध्य लड़ा गया, वर्सेस कौन कौन थे, ठीक है। तो मैं यहां पर अभी आपको बोला एक राजा हुआ करता था सुदास। अभी सुदास कौन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सुदास वर्सेस 10 राजा एक साइड में एक तरह से ग्रुप में थे, ठीक है, 10 राजाओं के ग्रुप था, है ना। अब कौन कौन राजा थे सबका वर्णन मिलता नहीं है। 10 राजाओं का एक ग्रुप था एक साइड में, 5 आर्य थे, 5 अनार्य, है ना। इनके मध्य युद्ध लड़ा गया था। किस नदी के किनारे लड़ा गया था, वो नदी एक तरह से आपके सामने है, रावी नदी के किनारे, ठीक है। किसके मध्य लड़ा गया था, वो पॉइंट ये है। जीता कौन था इसमें, विजय की बात करें तो एक तरह से विन कौन हुआ था इसमें, भाई साहब सुदास जी जाता है, और भाई साहब 10 राजा एक तरह से इसमें हार जाती है। ये सारी चीजें है। ऋग्वेद आपने सुना होगा, ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल है, और जो ये युद्ध है ना, इसका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है, 10 राज युद्ध का वर्णन। और ऋग्वेद के अंदर जो टोटल 10 मंडल है ना,
तो ऋग्वेद के अंदर एक 7वां मंडल है, 7वें मंडल। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस 10 राज युद्ध का एक तरह से वर्णन किया गया। एक बात इसको आप लोग थोड़ा सा समझना है ना, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको एक तरह से समझ रहे होगे, समझ जाओगे। ये जो एक तरह से सुदास है ना, ये सुदास कौन थे? एक हमारे देश के अंदर एक राजा हुआ करता था वैदिक सभ्यता के दौरान, प्राचीन काल में राजा, जिसका नाम था दिवोदास। कभी सुना हो तो नेशनल जीके में आपको, भरत कबीले का राजा था दिवोदास, ठीक है। तो एक दिवोदास नाम का राजा था, दिवोदास, ठीक है। और ये दिवोदास जो है ना, ये भरत कबीले का राजा था, ठीक है। प्राचीन काल में एक राजा है भरत कबीले का, जिसका नाम है दिवोदास। तो भरत कबीले का राजा था दिवोदास, और इस दिवोदास का ही एक तरह से पुत्र हुआ करते थे, कौन? सुदास। तो दिवोदास का ही एक तरह से बेटा था सुदास, और इस सुदास के शासन काल में रावी नदी के किनारे महाभारत से पहले ये युद्ध लड़ा गया था। इस बात को आप लोग समझ जाओगे सारी चीजें। जो सुदास है ना, सुदास, इसके बारे में एक बात करें तो जो सुदास है, इसके महल में, सुदास जो है ना, इसके महल में एक राज पुरोहित हुआ करते थे, राज पुरोहित। सुदास जी के महल में एक राज पुरोहित हुआ करते थे, जिसका नाम था विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता आपने सुना होगा विश्वामित्र ना, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र। तो सुदास का एक राज पुरोहित हुआ करता था विश्वामित्र, और इस विश्वामित्र के साथ कुछ एक तरह से मनमुटाव हो गया था सुदास का, और विश्वामित्र एक तरह से नाराज होकर चले जाते हैं, है ना। और ये भाई साहब जैसे जाते हैं तो इसके स्थान पर एक नया राज पुरोहित सुदास जी रखते हैं महल में, उसका नाम था महर्षि वशिष्ठ, ठीक है, महर्षि वशिष्ठ। तो क्या माना जाता है इतिहास में, ठीक है, सुदास के जो एक तरह से विश्वामित्र है, ठीक है, ये एक तरह से नाराज हो गए थे सुदास से, और ये चले गए थे, और फिर 10 राजाओं के साथ एक तरह से इन्होंने ऐसे ऐसे मिलके कुछ ऐसा सुदास के साथ अटैक किया था, है ना। न्यू वशिष्ठ एक तरह से आए थे, न्यू राजपुरोहित ये। तो कारण वगैरह आपसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा। ज्यादातर इसको क्वेश्चन एग्जाम आता है किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो ये 10 राजा एक साइड में और सुदास के मध्य लड़ा गया था। ज्यादा इसमें याद नहीं करना, एक थोड़ा सा ये पॉइंट आप याद करने ना, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है ना, ये चीजें, ठीक है साहब। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि हमारे प्राचीन काल में टोटल एक तरह से अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है इन ग्रंथों में, और उन 16 महाजनपदों में कुरु नाम का महाजनपद हुआ करता था। और जिस भूमि पर आज हम फिलहाल आप हमें देख रहे हो लाइव, या हम जहां से एक तरह से हम फिलहाल अपनी क्लास को ले रहे, वो अपना प्यारा भूमि हरियाणा। तो इस हरियाणा एक तरह से जो है ना, वो किस महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ना, वह तो आ जाएगा कुरु, है ना। ये तो आप लोग समझ जाओगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना। कुरु, और कुरु की जो राजधानी है ना, इसकी जो कैपिटल है, देखो इनकी राजधानी, पेपर में कई बार इनके क्वेश्चन आते हैं महाजनपद हो गए, तो इसकी जो कैपिटल पूछे ना, इनकी जो राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इनकी कैपिटल हुआ करती थी, इस महाजनपद की इंद्रप्रस्थ। और पेपर में महाजनपदों से 2-3 क्वेश्चन बन के आते हैं, या तो आपको लोकेशन डाल देंगे वर्तमान में क्षेत्र, या लोकेशन डाल देंगे जनपद का नाम, इसकी कैपिटल, या एक तरह से मैप के माध्यम से 4 जनपद लिख देंगे, बताओ इनको उत्तर से दक्षिण क्रम में सही चाहिए या पूर्व से पश्चिम क्रम में सही चाहिए, है ना। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन बन के आते हैं, या इनकी कोई महाजनपद की विशेषता है तो विशेषता बन के आ जाएंगे। और विशेषता तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर आप लोग पढ़ते हो, ऑफलाइन अगर हो आप अच्छे से कवर करते होगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें है। तो भाई कौन कौन से क्षेत्र आते थे कुरु के अंदर? कुरु के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो कुरु के अंदर क्षेत्र आते थे साहब मेरठ, आज का जो मेरठ हो गया, मेरठ आसपास के इलाका, है ना, दिल्ली हो गया, पूरा एनसीआर दिल्ली, है ना, ये हो गया, है ना, कुरुक्षेत्र हो गया, कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये एक तरह से कुरु जनपद के हिस्से हुआ करते थे, है ना, और आज सब अलग अलग है। तो इसकी कैपिटल हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करते हैं, जो ये महाजनपद है ना, जो ये यहाँ पर महाजनपद की बात कर रहा हूं, तो महाजनपदों का वर्णन हमें कहां पर मिलता है कि टोटल 16 महाजनपद है हिंदुस्तान के इतिहास में। तो इसका जो वर्णन है ना हमें, तो देखो 2 ग्रंथ है ना, और उन 2 ग्रंथों को समझना। एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, जो मैं बार बार आपसे एक तरह से रिवाइज कर रहा हूं, भगवती सूत्र, ठीक है। ये जो भगवती सूत्र है ना, ये जैन धर्म का ग्रंथ है, ठीक है, जैन धर्म का ग्रंथ है। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय। ये 2 एक तरह से मैं ग्रंथ बता रहा हूं। इन 2 ग्रंथों में प्राचीन काल में 16 महाजनपदों का हमें वर्णन मिलता है। और अंगुत्तर जो निकाय है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। तो आप लोग समझ जाओगे, ये 2 ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों में है ना, इन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। टोटल कितना महाजनपद थे? टोटल महाजनपद है 16, है ना। और अलग अलग एक तरह से उस समय के एक तरह से जो
लोग की बात करें या आज इंडियन इतिहासकार, अलग अलग डाटा एक तरह से देते हैं, लेकिन ध्यान रहे 16 महाजनपदों का एक्चुअल उल्लेख हमारे देश के इतिहास में ये सारी चीजें हैं, ठीक है। पूरे एक तरह से क्षेत्र में फैला हुआ था। लेकिन जैसे अभी मैंने बताया, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, गांधार का, कई बार शकुनी एक तरह से गांधार का ही राजा हुआ करता था। तो जो गांधार है ना, गांधार, इस गांधार की ज्यादातर एग्जाम में कैपिटल बन के आ जाती है। गांधार एक जनपद हुआ करता था, है ना, और गांधार की जो एक तरह से कैपिटल हुआ करती थी तक्षशिला, ठीक है। आपने बाहुबली मेरे हिसाब से देखा होगा, बाहुबली फिल्म में बोलते हैं ना महेशमती साम्राज्य, तो एक उज्जैन नाम का एक तरह से, है ना, उज्जैन जो महाजनपद था उसकी कैपिटल एक तरह से महेशमती हुआ करती थी। आपने सुना भी होगा, इनके बारे में बात भी करेंगे नेशनल जीके में, ठीक है। ये है दूसरा, एक दक्षिण भारत के अंदर भी एक जनपद हुआ करता था। उत्तर ज्यादातर ये जनपद है ना नॉर्थ साइड में थे, तो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अगर कोई था ना, नेशनल जीके में आपने पढ़ा भी होगा, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद हुआ करता था अस्मक। और जो अस्मक है ना, अस्मक, ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था और इसकी राजधानी हुआ करती थी साहब पोटली। तो ये ब्रैकेट में जो एक तरह से मैं लिख रहा हूं, ये इनकी एक तरह से कैपिटल लिख रहा हूं। कैपिटल बोले तो राजधानी, पेपर में इनकी राजधानी कई बार बन के आ जाती है, ठीक है। दूसरा, एक सबसे मेन इसकी विशेषता अगर बात करें तो दुनिया आज ज्यादातर देखो देश है ना लोकतंत्र है, गणतंत्र है, ठीक है। तो विश्व का पहला गणराज्य या गणतंत्र क्षेत्र अगर कोई था ना, विश्व का पहला गणतंत्र क्षेत्र, और सबसे बड़ी बात है अपने हिंदुस्तान के अंदर एक महाजनपद का हिस्सा था। विश्व का पहला गणराज्य क्षेत्र या गणतंत्र क्षेत्र अगर कोई था ना, तो वो एक तरह से साहब हुआ करता था वैशाली, ठीक है। ये वैशाली एक जनपद की कैपिटल हुआ करती थी, वैशाली। आज हम इसको एक तरह से वैशाली बोल रहे हैं और इसी वैशाली को मगधपुरम के नाम से भी भारतीय इतिहास में एक तरह से जाना गया है। इसी वैशाली को बोलते हैं मगधपुरम। मगध नहीं, मगध तो एक महाजनपद हो गया, मगधपुरम वैशाली को कहा जाता था। और ये जो वैशाली है ना, ये जनपद नहीं है, ये एक जनपद की राजधानी है। और ये किस जनपद की राजधानी थी? एक 16 महाजनपद में एक जनपद हुआ करता था वज्जी, आपने शायद सुना हो तो वज्जी। तो वज्जी जनपद हुआ करता था और इस वज्जी जनपद की जो कैपिटल है ना, वज्जी महाजनपद था। और वज्जी महाजनपद की जो कैपिटल है ना, वो एक तरह से वैशाली हुआ करती थी। और दुनिया का पहला अगर कोई गणराज्य या गणतंत्र क्षेत्र कोई था ना, तो वैशाली था, जो इस वज्जी का एक तरह से ये कैपिटल हुआ करता था। तो ऐसे से काफी पॉइंट है। बट अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा कौन से महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था? वो कुरु महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। ये सारी चीजें मैंने आपसे बताई है, ठीक है। तो साहब आप लोग इसको समझ गए होंगे और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से कवर कर रहे होंगे, ठीक है। ये एक तरह से सारी पॉइंट है, ठीक है, और इनको कवर करना। अब इसी का एक तरह से इसी सेशन का सेकंड पार्ट हम आपके सामने जल्द लेकर आएंगे, है ना। तब तक आप लोग इनको अच्छे से कवर करना, अपने नोट्स बना सकते हो। टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन सिर्फ माध्यम होंगे, डिटेल आपको एक्सप्लेन वगैरह कंसेप्चुअल तरीके से वो आपको मिलती है, उन पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करना, ठीक है। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट सेशन में, इसी का सेकंड पार्ट। तब तक आप लोग कवर करते रहना। थैंक यू रमेश।